Hi students, myself Avdullah. Today I will discuss with you investing activity of a cash flow statement. नॉर्मली डियर इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्सप्लेन की प्रीवियस वीडियो के साथ, लेकिन आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको समझाएंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस टर्म को लिया जाता है, किस तरीके से इसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस एसेट को लिया जाता है और किस लायबिलिटी को लेते हैं। तो डियर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको फिक्स एसेट इंक्लूड की जाती है और फिक्स एसेट की ही सेल और परचेज लिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट यहाँ पहले से मैंने ड्रॉ किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप एक तो कैश इनफ्लो शो करेंगे और एक आप कैश आउटफ्लो शो करेंगे। तो कैश इनफ्लो में सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो आपकी फिक्स एसेट है उसमें जो सेल होगी वो आप यहाँ करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब सेल होती है किसी फिक्स एसेट की तो कैश इनफ्लो में आता है, कैश रिसीव्ड होता है, तो इसे आप इनफ्लो में लिखेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। यदि मान लीजिए कोई इंटरेस्ट आपको मिलता है, डिविडेंड यदि मिलता है तो आप उसको रिसीप्ट में दिखाएंगे। इसी तरीके से रेंट रिसीव्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ आता है कैश आउटफ्लो। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है उसकी जो परचेजिंग है वो यहाँ पर आएगी। इसके साथ आप इनफ्लो का टोटल कर लेते हैं और आउटफ्लो का टोटल करते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो में फ्रॉम और यूज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आता है। यदि आपका इनफ्लो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू आउटफ्लो तो आप फ्रॉम में आंसर लिखते हैं, और यदि आपका आउटफ्लो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू इनफ्लो तो आप यूज़ लिखते हैं। तो बात करते हैं कि सेल और परचेज में आप किस तरीके से यहाँ शो करेंगे, कैसे पहचान करेंगे ये परचेज है या सेल है। नॉर्मली यदि परचेज और सेल वर्ड गिवन होता है तो अंडरस्टूड है कि आप डायरेक्टली लिख देते हैं, और जब सेल परचेज गिवन नहीं होता है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिएगा। मान लीजिए मशीनरी आपके पास है और इसकी वैल्यू 2020 और 2019 आपके पास है। यहाँ पर वैल्यू 150 है और यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 लाख है। तो आप इस तरीके से एनालिसिस करते हैं डियर, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर में आपका 1 लाख रुपीज़ है, करंट ईयर में 150। इसका मतलब कि इंक्रीज तभी एसेट होती है जब परचेज की जाए। तो डियर यहाँ पर परचेज हो जाएगा आपका 50,000 से। तो आप जो परचेज 50,000 से करेंगे इस परचेज को लिखेंगे यहाँ पर परचेज ऑफ मशीनरी 50,000। यदि कि इंक्रीज होता है तो परचेज और यदि डिक्रीज होता है तो सेल आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकंड मैं लेता हूँ फर्नीचर, और फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर की यदि वैल्यू हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 75,000 लिया और यहाँ पर आपकी 1 लाख रुपीज़ का है, तो ये डिक्रीज हो रही है आपकी करंट ईयर में। मान लीजिए प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपीज़ है, करंट ईयर आपका 75 है, तो इसका मतलब जब वैल्यू डिक्रीज हुई है इसका मतलब सेल कर दिया गया। तो आप ब्रैकेट में यहाँ शो कर सकते हैं सेल कितना हो गया आपका 25,000। तो ये जो सेल है आपकी इसको आप नॉर्मली लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर। इस तरीके से आप जब 2 ईयर्स की अमाउंट आपको गिवन होती है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको शो कर देते हैं डियर। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है, जब आप किसी एसेट का यानी कि फिक्स एसेट का वर्किंग नोट तैयार करते हैं तो उसके लिए उस फिक्स एसेट का एक लेजर बनाया जाता है, उसी से सेल और परचेज फाइंड की जाती है। मान लीजिए कि यदि मैं मशीनरी की वैल्यू पर ही एक एडजस्टमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए कि ये जो मशीन की वैल्यू है ये इसी तरीके से है और इसके साथ एक एडजस्टमेंट गिवन है। मान लीजिए एडजस्टमेंट में एक ड्रॉ करता हूं कि मशीनरी कॉस्टिंग अमाउंट इज 50,000, कॉमा डेप्रिशिएशन अमाउंट इज 10,000 एंड सोल्ड अमाउंट इज 32,000।
इस तरीके से एक एडजस्टमेंट आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब एडजस्टमेंट आपके पास गिवन होती है डियर, तो आप एक लेजर बनाते हैं मशीनरी अकाउंट का। तो लेजर बनाएंगे यहां पर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट बना लीजिए आप। जब मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे यहां पर, this column is particular amount, particular amount। डियर ये यहाँ से बैलेंस बीडी से स्टार्ट किया जाता है और बैलेंस बीडी में 2019 की अमाउंट आती है जो 1 लाख रुपीज़ है, और बाई बैलेंस सीडी में आपकी करंट ईयर की अमाउंट आती है, यानी कि 2020 वाली, 2020 वाली। इस तरीके से ये बीडी और सीडी होता है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट पे देखते हैं। अब आपकी 50,000 की वैल्यू थी यहाँ पर, ये मशीन की वैल्यू आपके पास 50,000 है। इसमें से सबसे पहले आपको डेप्ट माइनस करना है। डेप्ट की वैल्यू 10,000 हो जाती है डियर, तो ये रह जाता है आपका 40,000 का। और 40,000 के बाद में सोल्ड की गई यहाँ पर 32 की, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये सोल्ड किया गया है, तो 8,000 आपका ये लॉस आ जाता है। ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेप्ट शो करेंगे। डेप्रीशिएशन आपका क्रेडिट साइड में आता है। डेप्रीशिएशन की अमाउंट है आपकी 10,000। इसके बाद सेलिंग प्राइस करेंगे। सेलिंग प्राइस हमेशा बैंक अकाउंट के नाम से आती है। ब्रैकेट में आप लिख देते हैं सेल, जिसकी वैल्यू आपकी 32 थी। अब रहा लॉस। लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आता है। ब्रैकेट में आप लॉस शो कर देते हैं, जिसकी वैल्यू 8,000 है। तो इस तरीके से ये होता है। जब लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो टू पीएल के नाम से डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आप कैरी करते हैं। आंसर में टोटल कर लेंगे डियर, तो यहाँ 150 है, 150 और 50 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 लाख रुपीज़ में से 1 लाख रुपीज़ चला गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। इस बैलेंसिंग फिगर को आप टू बैंक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है डियर आपका परचेज टू बैंक के नाम से। ये टोटल भी आपका 2 लाख रुपीज़ ही हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एक लेज़र बन जाता है, और इस वाले लेज़र से एक तो इस वाली वैल्यू को फाइंड किया जाता है सेलिंग प्राइस को, और एक परचेज प्राइस को आप फाइंड करते हैं। सेल और परचेज को ही आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये तभी बनेगा जब एक एडजस्टमेंट बनेगी, नहीं तो डायरेक्ट ही आप इसमें सेल परचेज शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से डियर ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। आई होप ये आपका समझ में आया होगा। वर्किंग नोट मैंने बताया आपका, ये आपका क्लियर हो जाता है। बाकी डिफरेंसेस से डायरेक्टली मैं बताता हूँ तो कि ये क्लियर होता है कि सेल परचेज कैसे लिखते हैं। इसी यहाँ पर आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एक न्यू वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।